चलो एक क्वेश्चन करते हैं, फिर ये वाले ऊपर डिस्कस करते हैं। लिखिएगा, decomposition of nitrogen pentoxide, decomposition of nitrogen pentoxide, decomposition of nitrogen pentoxide। ये इसका रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, रिएक्शन लिखना, N2O5 gives N2O4, जिसको आप NO2 का ट्वाइस भी लिख सकते हैं, ये डाइमर होता है, ठीक है, प्लस हाफ O2। ठीक है, ये रिएक्शन है। मुझे लिखा, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस collected at any time, volume of oxygen gas collected at any time, उसको अपन डिनोट कर रहे हैं VT से। इट इज द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये जो कलेक्ट कर रहे हैं अपन एट एनी टाइम T, उसको VT बोल रहे हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल बना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ N2O5 डिकम्पोज, अमाउंट ऑफ N2O5 डिकम्पोज्ड। राइट सी बात है, अगर हम ज्यादा N2O5 को डिकम्पोज करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगी, ठीक है, तो उसको अपन X दे देते हैं, जो अमाउंट ऑफ N2O5 डिकम्पोज, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में तो उसको X डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू VT कर देना, या X या VT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, ऐसा लिख देना सिंबल में, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, volume of oxygen gas collected at infinite time, collected at infinite time, infinite time का मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा रिएक्ट हो चुका है, मतलब अगर मैंने इसका एक क्वांटिटी लिया था तो पूरा का पूरा रिएक्ट हो चुका है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे अपन V infinity, and it is directly proportional to amount of N2O5 taken initially, amount of N2O5 taken initially, directly proportional to amount of N2O5 taken initially, जिसको अपन A नाम दे रहे हैं, मतलब A मोल पर लीटर, ठीक है, और उसमें X मोल पर लीटर जब रिएक्ट किया तो VT is the volume of oxygen collected and V infinity is the volume of oxygen collected, जब पूरा का पूरा N2O5 डिकम्पोज हो चुका, क्योंकि अब इसके बाद और वॉल्यूम कलेक्ट नहीं होगा उसके ऊपर, तो इसलिए इसका नाम V infinity दे दिया, ठीक है। ओके, तो दोनों लिख लिए, दोनों proportionality, okay। Next, using first order equation, using first order equation, using first order equation, k की वैल्यू क्या होती है, k is equals to 2.303 upon t log, आप उसको a नॉट अपॉन a बोलो, या फिर 2, अगर मैं इसके टर्म्स में लिखूं तो क्या लिखेंगे अपन, a बाय a माइनस एक्स, एक्स तो डिकम्पोज हुआ ना, बचा कितना, a माइनस एक्स, तो k इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स, और क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है तो आप इसकी जगह वॉल्यूम भी लिख सकते हो। ये फॉर्मूला एक है जो अपन ने डिराइव नहीं किया था, तो ये क्वेश्चन इसके बेसिस में आएगा, तो ये हुआ a की जगह v इनफाइनाइट लिखेंगे, जिसकी a इज प्रोपोर्शनल टू v इंफिनिटी, फिर v इंफिनिटी माइनस v। फॉर्मूला बस सेम है, बस वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में है, वो भी किसके वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड, ठीक है। ठीक है, अब इसके क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको अलग अलग टाइम पे ना वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कलेक्टेड दिया रहेगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब इस टाइम पे कलेक्ट हुआ, इतना सेंटीमीटर क्यूब दूसरे टाइम पे कलेक्ट हुआ, तो आपको बस दो दो लेके के का वैल्यू निकालना है और सारे का एवरेज ले लेंगे तो ओवरऑल के का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। ठीक, वो शीट निकालना, शीट के ना पहले लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस कर लेते हैं, एमसीक्यू कर लेते हैं।
लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में तो कुछ सॉल्यूशन भी था, इसलिए मैं थोड़ा हिंट भी दे देता। चलो ठीक है, एमसीक्यू से चालू करते हैं। चलो मैंने एमसीक्यू कर लेते हैं, फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आते हैं। सबके पास दिख रहा है एमसीक्यूज? चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखना। The value of rate constant for a reaction is 120 liter square mole per square per second. Determine the order of the reaction. कौन सा होगा ये? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा, क्योंकि अपन ने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला डिराइव किया था ना, क्या था वो? मोल टू द पावर 1 माइनस n लीटर टू द पावर n माइनस 1 पर सेकेंड। तो यहाँ पे अगर आप n की वैल्यू 3 पुट करते हो तो जाके वो यूनिट आता है जो क्वेश्चन में दिया है, दैट इज लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर पर सेकेंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑर्डर इज 3। ठीक है, तो है तो टिक करते चलो बुक में, बुकलेट में ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। When the concentration of the reactant is increased by 4 times, the rate of reaction gets doubled. ऑनलाइन में आप देख रहे हो अंशिका शीट? Yes, sir. When the concentration of the reactant is increased by 4 times, the rate of reaction gets doubled. ये तो हाफ का रिलेशन हो गया ना। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? क्या हो जाएगा? हाफ। सिंपल है। देखो अगर दिया रहता कि 4 टाइम्स बढ़ाने से रिएक्शन का रेट 16 हो गया तो आप स्क्वायर रिलेशन बोलते, राइट? और अगर बोलते कि 4 टाइम्स ही बड़ा है तो आप पावर 1 का रिलेशन बोलते। बट क्योंकि यहाँ पे हाफ हो गया तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका? क्लियर है? ऑर्डर विल बी हाफ। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, दैट इज हाफ। अगला क्वेश्चन देखो। The rate constant of a reaction carried out at 300 Kelvin and 280 Kelvin are K1 and K2 respectively. The relation between K1 and K2 is, ये क्या है? हाँ, अलग अलग टेम्परेचर पे जो वैल्यू दी K1 K2 की, K1 by K2 का फॉर्मूला, वो फॉर्मूला की भी जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो 20 केल्विन का डिफरेंस है, राइट? और अपन हाँ हर 10 केल्विन या हर 10 डिग्री पे डबल होता है रिएक्शन। तो यहाँ पे 20 डिग्री से बड़ा मतलब 4 टाइम्स हो जाएगा। तो मतलब K1 अगर फर्स्ट 280 केल्विन पे अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू K1 है 280 केल्विन पे, तो 300 केल्विन पे, तो 300 केल्विन पे ये हो जाएगी। हाँ मतलब ठीक है, ऑप्शन में वैसे हो गया। नहीं ऑप्शन में ऐसा क्यों होगा? केवल 300 दिया। अच्छा ऐसा बोल रहा है, ठीक है। 300 के लिए क्या बोल रहा है? 300 K1 है और 300 के लिए K1 दिया हुआ है, ठीक है। इसके लिए वैल्यू K1 है और इसके लिए वैल्यू K2 है, ठीक है। मतलब ये तो आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपका रेट कांस्टेंट भी कम हो जाएगा ना 4 टाइम्स से, ठीक है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि K1 is 4 times of K2, K1 is 4 times of K2, राइट? क्योंकि K1 आपका 300 केल्विन पे है, आप 10 डिग्री से टेम्परेचर राइज करते हो तो रेट डबल होता है। आपने तो 20 डिग्री से टेम्परेचर राइज किया तो रेट 4 टाइम्स हो जाएगा, है ना? तो ये 4, तो K2 इज इक्वल्स टू 4, सॉरी K1 इज इक्वल्स टू 4 K2। ऐसा कुछ रिलेशन दिया है क्या? नहीं ना, वो तो K2 इज इक्वल्स टू 4 K1 है, B वाला, ये वाला K2 इज इक्वल्स टू K1 बाय 4, ठीक है। ओके, कुछ बोल रहे हो साथ में? क्लियर है ये? अगला देखो। A first order reaction takes 32 minutes to get 75% completed. How much time will the reaction consume to get 50% completed? हाँ ये तो अपन पिछले बार में किए थे ना वो, कि फर्स्ट ऑर्डर में जैसे 50% होने में, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर आपके इनिशियल रेट पे डिपेंड नहीं करता, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। इसका जो हाफ लाइफ होता है वो क्या होता है? T half is equals to 0.693 अपॉन K, राइट? तो अगर इसके 50% रिएक्शन होने में फॉर एग्जांपल अगर 16 मिनट लग रहा है, दिया गया क्वेश्चन में 75 by 30
75% पे 32 है, ठीक है। 75% में अगर 32 है, हाँ 5% कम कर। हाँ मतलब ये एक्चुअली 75% टी हाफ का भी आधा होता है ना, ऐसा अपन कल क्लास में किए थे। 25% से बढ़ रहा है, मतलब 50% रिएक्शन हो रहा है। हाँ मतलब उसके बाद 50% रिएक्शन होगा, तो अगेन वो 16 मिनट लगे होंगे। तो पहले 16 रहा होगा, फिर 16 प्लस 16 होगा, तो 32 पे वो 75% पहुंचा होगा। मतलब आप ये समझ के चलो कि पहला 50% होने में उसको 16 मिनट लगे होंगे, ठीक है। अब जो बचा हुआ 50% है, उसका भी 50% करोगे तब 75% आएगा टोटल का, तो 16 और लगेगा। तो 32 आपका दिया है, तो हाफ क्या होगा, 16 मिनट, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही ऐसा अपन बोल सकते हैं, ठीक है, हर के लिए नहीं। चलो नेक्स्ट देखो। हाँ ये तो प्लॉट प्लॉट का क्वेश्चन है। इन द एलियस प्लॉट द इंटरसेप्ट ऑफ द प्लॉट इज इक्विवेलेंट टू ln, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो ना कि t of 75% is equals to 2 times t of 50%। ऐसा हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिख सकते हैं। ये लिख लो कहीं पे, वही आप क्वेश्चन नहीं लिख लेना जो अभी अपन इससे पहले क्वेश्चन किए ना, फोर्थ क्वेश्चन, उसमें ये चीज लिख भी लो, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए ही है बस, ठीक है। उसका कारण है कि फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता उसका हाफ लाइफ, ठीक है। तो 75% का निकालना हो तो आप 50% वाले टाइम को डबल कर दो, ठीक है। फिफ्थ, ठीक है, ln a होगा इंटरसेप्ट, कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है, यहाँ पे ये ln a होता है, ओके। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6 ना, for the reaction 3a gives 2b, the reaction rate given by plus dv by dt is equal to minus 2a 2 da by 3 dt। अच्छा इसका आप पहले से लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल्स टू, इक्वेशन क्या है, 3a gives 2b, तो r इज इक्वल्स टू minus 1/3 da by dt is equals to plus 1/2 db by dt। ऐसे होगा। आपको db by dt पूछा है, तो ये 2 को इधर भेज दो, तो -2/3 da by dt, ऑप्शन सी, ठीक है। नहीं लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर द जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, दैट इज मोल per liter per second, B, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फॉर द रिएक्शन 2a plus b gives, हाँ वो A2B, हाँ ऑब्वियसली, हाँ तो मॉलिक्यूल नहीं होगा ना, हाँ 2a plus b gives A2B, ये आपका मॉलिक्यूल है। The concentration of A is doubled and that of B is half, the rate of reaction will, अच्छा ए को डबल किए हैं कंसंट्रेशन को, और बी को हाफ किए हैं, 2 टाइम्स, ठीक है। इंक्रीज ना, इंक्रीजेस बाय 2 टाइम्स, ठीक है। सी नेक्स्ट देखो, द इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर इज फर्स्ट ट्वाइस द इनिशियल रेट। इसी का तो यूज किया था ना अपन क्वेश्चन नंबर 3 में, यही पॉइंट का यूज किया था अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी all collisions are sufficiently violent for the reaction, नहीं। all collisions are effective, नहीं। all collisions result in product formation, नहीं। तो तीनों एक जैसे पॉइंट हो गया, राइट। only a few collisions which have sufficient energy, that is activation energy, are effective and result in product formation, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन देखो, कैटलिस्ट वाला, a catalyst decreases the activation energy of the reaction, राइट है ना, increases the collision frequency, हो सकता है, इंक्रीजेस द एक्टिवेशन, हाँ हर कोई नहीं करेगा, ठीक है। ए तो श्योर है, ठीक है, ए तो सब में होगा, तो ऑप्शन ए।
बेस्ट आंसर ए ही, ठीक है। बाकी बी को भी सही बोल सकते हैं क्योंकि ना ये रिएक्टेंट को पास लेके आता है ताकि उनका फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन बढ़ सके, ठीक है। हाँ, इसलिए पर सबसे बेस्ट आंसर उसमें ए ही है, ठीक है। चलो क्या है? हाँ, इसका तो वो बोल रहे थे। चलो बी 12th क्वेश्चन देखो। 2a gives b plus c would be a zero order reaction when, ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर का कब होगा? जब रिएक्शन का रेट ए के कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करेगा। तो ये बोलेंगे जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? रेट लॉ में आपका इक्वेशन क्या है? 2a gives b plus c। तो अगर रेट लॉ इसका ऐसा कुछ हो, रेट इज इक्वल्स टू k a टू द पावर 0, तभी ना आप बोलोगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना। मतलब इसमें कंसंट्रेशन पे आपका रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करेगा रेट की कंसंट्रेशन पे। तो कौन सा ऑप्शन है वो? सी, द रेट डज नॉट चेंज विद एनी चेंज इन ए। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट 13th क्वेश्चन देखो। द रेट कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन इज कांस्टेंट एंड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। रेट कांस्टेंट। हाँ, तो के तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वही तो एरियस इक्वेशन है। सर 1/T/1.303 log, the rate 2.303 by T log A1 by temperature। ये एक जनरल रिएक्शन की बात कर रहा है कि किसी भी रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट होती है के हर टाइम पे, ठीक है। सिर्फ कब चेंज होगा? टेम्परेचर के साथ, और वही एरियस इक्वेशन था। समझे क्या? सर T पे डिपेंड। टाइम पे? हाँ, टाइम पे कैसे डिपेंड करेगा? अपन जैसे देखो, आपको क्वेश्चन में बोल दिया है कि हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये है ना, फाइंड द कंसंट्रेशन एट सम अदर टाइम। तो आप पहले क्या करते हैं? पहले उससे के निकालते हैं और फिर यही के को वहां पुट करके टाइम ही निकालते हैं। क्योंकि कांस्टेंट होता तभी ना ऐसा करते हैं अपन, ठीक है। ये बस टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, आप ये मान के चलो। और वो जो अपन अलग अलग वैल्यूज निकाल के एवरेज निकालते हैं ना, वो थोड़ा सा एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए कर लेते हैं। बाकी अगर आप एक भी निकाल के लिख दोगे ना तो भी सही है, ऐसा कोई गलत नहीं करते आंसर में, ठीक है। हाँ, चलो 14 देखो। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन व्हेन द एक्टिवेशन एनर्जी इज जीरो। हाँ, यहाँ बोल सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी जीरो बोल रहे हैं, मतलब वहां पे उनको टेम्परेचर की जरूरत नहीं। एक्चुअली टेम्परेचर क्या कर रहा है? वो एक्टिवेशन एनर्जी को, तो एक्टिवेशन एनर्जी के समय टेम्परेचर बढ़ाने से वो क्या है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ रहे हैं जो उस एनर्जी को क्रॉस कर रहे हैं। अब यहाँ पे जब एनर्जी जीरो है तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी उसकी रहेगी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, ठीक है। एंड लास्ट देखो 15, द रेट ऑफ अ रिएक्शन बिकम्स डबल व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10 K। अब ऐसा होता क्यों है? ये इसी टाइप का तीसरा क्वेश्चन है ना। EA डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। नहीं, वो EA डिक्रीज नहीं करता ना, याद रखना। EA डिक्रीज कौन करता है? कैटलिस्ट। EA कौन डिक्रीज करता है? कैटलिस्ट। टेम्परेचर बढ़ाने से EA कम नहीं होता, ठीक है। हाँ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जरूर बढ़ जाते हैं जो एनर्जी EA को क्रॉस कर देते हैं। मतलब कौन सा होना चाहिए? बी, ऑप्शन बी पढ़िए एक बार सभी। द हायर टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स दैट क्रॉस द एनर्जी बैरियर। वो ग्राफ याद है जो लास्ट क्लास में पहले बनाया था कि पहले आपका जो टेम्परेचर पे सिर्फ इतने ही मॉलिक्यूल एनर्जी को क्रॉस कर पा रहे थे। तो पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है। हाँ, उसी पोल्यूशन अकर विद मोर एनर्जी इतना लिखा है, बट बताया नहीं ना कि वो क्रॉस कर रही एनर्जी बैरियर। फिर वही होगा ना कि एवरी पोल्यूशन इज नॉट रिजल्टिंग इन अ प्रोडक्ट। तो सी थोड़ा सा इनकम्प्लीट है पॉइंट। तो वो कंप्लीट कहाँ कर रहा है? ऊपर वाले उसी पॉइंट में देखो ना, थोड़ा सा एक चीज और जोड़ दिया कि क्रॉसिंग द बैरियर है, और वही तो मेन है, तभी ना रिएक्शन होगा, ठीक है। तो जब अपन ऐसा कर रहे थे तो ये जो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ था? ये वाइडर हो गया था, जिससे अब मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वर एबल टू क्रॉस दैट एनर्जी, ठीक है। ये आपका T का था और ये T+10 का ग्राफ, ठीक है। तो इसी के जैसे 3 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 15 भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही था, क्वेश्चन नंबर 9 भी ऐसे ही था। ऑल आर डिपेंडेंट ऑन सेम थिंग कि टेम्परेचर को 10 डिग्री से बढ़ाओगे तो रेट डबल हो जाएगा, ठीक है। एक में पूछा है क्यों होगा, थर्ड वाले क्वेश्चन में। एक में डायरेक्टली न्यूमेरिकल दे दिया उसका, और एक में पूछा है कितना गुना होगा, तो ट्वाइस होगा, ठीक है। अब थोड़ा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आएंगे।
तो क्वेश्चन पे डिस्कस कर लेते हैं, कुछ डाउट होगा तो अपन थोड़ा बहुत मैं हिंट दे देता हूँ क्वेश्चंस में, अपने बाकी आप लोग को बताना है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास में, है ना। एक बार उसका आंसर अगर नहीं लिखे हो तो फिर से लिख लो, जस्ट 2 रिएक्शन लिखना, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था क्या, कंसीडर द रिएक्शन NO2 plus CO gives CO2 plus NO, और इसमें बोल रहा है कि रेट इज इक्वल्स टू K NO2 का पावर 2, मतलब ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, और आपको बोल रहा है प्रपोज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में कि अगर आपका रेट आपको देखना है इक्वेशन में किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इट इज डिपेंडिंग जस्ट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ NO2, वो भी पावर 2। तो फर्स्ट रिएक्शन जो कि आपका स्लो रिएक्शन होगा, उसमें NO2 को 2 मॉलिक्यूल लेना है, और बन क्या रहा था NO3 एंड NO। फिर यही NO3 आगे जाके NO3 ना, NO3 आगे जाके आपके, हाँ सॉरी, CO से रिएक्ट करेगा एंड विल गिव CO2 एंड क्या बनेगा, हाँ एक NO2, अभी एक एक NO2 कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है। दिस इज द प्रपोज्ड मैकेनिज्म, ये ऐसा हो रहा होगा रिएक्शन। उसमें भी फर्स्ट स्टेप आपका स्लो है, तभी उसी से रेट डिटरमाइन कर रहे हैं अपन। फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड सेकेंड इज सपोज टू बी फास्ट, ऐसा अपन प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है। देखिए इसी रिएक्शन का रेट लॉ हम वैसा लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो सभी। सेकंड क्वेश्चन, द फर्स्ट ऑर्डर decomposition reaction of SO2Cl2 takes 60 minutes for the decomposition of half of its initial amount। ये टी हाफ दे दिया, इससे के निकाल सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आंसर मैच कर लेना, जिन्होंने किया होगा, जिन्होंने ट्राई किया होगा इसका आंसर मैच कर लेंगे। ये है आपका k इज इक्वल्स टू 1.925 इंटू 10 टू द पावर -4 पर सेकेंड। आ रहा है ये, किसी ट्राई किया है क्वेश्चन, क्या अरे निकल जाएगा नहीं, फिर हमेशा आंसर क्यों पूछा सकता, आपका नहीं सर, ये हो जाएगा इसमें नहीं पूछा, जो हो जाता है ना ऐसे बिना करे एग्जाम में नहीं होता है। डिवाइड करना सर 60 60 से डिवाइड करोगे तो आंसर पर मिनट में आएगा फिर। हाँ, और अगर नहीं पर मिनट में भी छोड़ सकते हो आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कुछ बोला थोड़ी ना कि आपको पर सेकंड में या पर मिनट में ही आंसर निकालना है। अगर 60 से डिवाइड करोगे तो पर मिनट में आंसर आएगा, मैंने 3600 से डिवाइड किया है, इसलिए आंसर पर सेकंड में आएगा। 1.155 ठीक है। चलो थर्ड क्वेश्चन तो थ्योरी है, हो जाएगा वो। लिस्ट 4 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, अपन लास्ट क्लास में भी पढ़े। टेम्परेचर लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन लिख सकते हैं, कैटलिस्ट लिख सकते हैं, सरफेस एरिया लिख सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी लिख सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बहुत सारे फैक्टर्स हमने लिखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर भी एक बार देख लो, ये भी डिस्कस कर लिए थे। तो फोर्थ का थर्ड हटा रहा हूँ, थर्ड को यहाँ से हटा रहा हूँ, नेक्स्ट फोर्थ का आंसर लिख रहा हूँ मैं। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है, आपको रेट राइट द एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ द रिएक्शन। एक्चुअली फर्स्ट और सेकंड यही चीज है, रेट वही बोला है। तो रेट इज इक्वल्स टू K C12H22, ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, टू द पावर 1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ये इसका ये हो जाएगा, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी डिटरमाइन करेंगे तो मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगी, ठीक है। ये A और B है दोनों, ठीक है, 2 होगी ना, ऑर्डर 1 होगा। ऑर्डर तो उससे अपन ऑर्डर निकालेंगे ना, बाकी रिएक्शन में ये तो दिख रहा है ना हमको कि एलिमेंट्री रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल है जो आपस में कोलाइड करने वाले हैं। रेट उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि उससे स्पीड कम ज्यादा नहीं हो रही है, ठीक है। बट मॉलिक्यूल तो ऐसे में काफी ये बोल रही है कि वाटर कोलाइड ही नहीं कर पाए, बिना कोलिजन के कैसे रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल थोड़ी ना बीच में, ठीक है। और डी हो जाएगा आपको ऑर्डर 1, ठीक है, ऑर्डर 1 मॉलिक्यूलरिटी 2, ठीक। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 एवरीवन आप लोग देख रहे हो, अंशिका, अक्षिता, सानिया, यस सर। इस वाले का आंसर नहीं आया। यस सर। कैसे कर रहे हैं मैं बता हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, आगे बढ़ू। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, फॉर द रिएक्शन A give product the value of K is 4.5 into 10 to the power 3
per second and that of activation energy is 60 kilojoule per mole. Determine the temperature at which the K will be 1.5 into 10 to the power 4. मतलब K1 K2 दे दिया. K1 is 4.5 into 10 to the power 3 per second और K2 दे दिया है 1.5 into 10 to the power 4 per second, right? ये वैल्यू ज्यादा है कि कम है? 10 to the power 4 ना, 4 है ना, ज्यादा है ये वैल्यू, मतलब डेफिनेटली टेम्परेचर 10 से तो ज्यादा ही आना चाहिए ना, क्योंकि इस पे टेम्परेचर 10 डिग्री है, T1 इज 10 डिग्री सेल्सियस और आपको T2 निकालना है और आपको दिख रहा है कि K की वैल्यू बढ़ गई है, मतलब ऑब्वियसली टेम्परेचर बढ़ा ही होगा, क्योंकि अभी अपन देखेंगे ना टेम्परेचर बढ़ेगा 10 डिग्री से तो रेट डबल हो जाएगा, मतलब रेट कांस्टेंट डबल हो जाएगा, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू वहां बढ़ी हुई दिख रही है, दैट मींस T2 की वैल्यू 10 से तो ज्यादा आनी चाहिए, ठीक है। ओके, हमारा एलिनेस इक्वेशन क्या बोलता है? log ऑफ K2 by K1 is equals to EA upon 2.303 R T2 minus T1 upon T1 into T2, बस। और इसका आंसर आएगा, मतलब मैंने जो निकाला था उसका आंसर आ रहा था T2 is equals to 297 केल्विन, जो कि आपका डिग्री सेल्सियस में निकालो तो 24 डिग्री सेल्सियस है ना। 297 माइनस 273 विल बी 24 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका हिंट हो गया और ये इसका आंसर है। अब आपको करके देखना है इसको, ठीक है, लॉग निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, 6 क्वेश्चन तो हो जाएगा ना, इसमें एग्जांपल भी आप लोग लिखे हैं कॉपी में, ठीक है। ओके, 7th देखो, 7th क्वेश्चन नंबर 7 कोई ट्राई किया है क्या कुछ क्वेश्चन? 7 क्या बोला है? अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 25% कंप्लीट इन 40 मिनट्स, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट। तो पहले वाले डेटा से पहले के निकाल लेंगे और फिर दूसरे वाले डेटा के लिए के पुट करके टी निकाल लेंगे, सिंपल है ना। मतलब कंसीडर ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए अपने पास इक्वेशन क्या होता है? k इज इक्वल, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 7। तो k की वैल्यू क्या होती है? k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log ऑफ a नॉट अपॉन a, जहां पे ये कंसंट्रेशन क्या होती है, मैं कई बार बताया हूं कि जो उस समय बचा है वो लिखना है, खत्म हुआ है वो नहीं लिखना है। अब अगर बोल रहे हैं कि 25% रिएक्शन हो गया है तो 75% रिएक्टेंट बचा है, यानी कि 3/4 रिएक्टेंट बचा है, 1/4 रिएक्ट हो चुका है, ठीक है। तो k की वैल्यू निकालने के लिए 2.303 अपॉन 40 लॉग ऑफ a अपॉन 3a/4, समझ गए क्या? है ना, क्या 4 है? 4/3 आएगा, हाँ 4/3 आएगा, ठीक है। तो यहां से k निकल जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो k का आंसर आएगा 0.0072 पर मिनट, इससे k निकालोगे तो log 4 की वैल्यू निकालनी है, 40 का 0 लेंगे, उसके लिए और सिंपल, आप 4 को 2 का स्क्वायर कर लो, 2 को सामने ले आओ, log 2.3010 होता है, 2 into 0.3010। हाँ वैसे करोगे तो 40 का 0 और 0.6, उसके बाद एक और चीज मैंने लगाते हैं, नहीं, जो आएगा वही पॉइंट लगा। अगर आप पर ऐसा रखते हो तो जैसे log 4 तो ठीक है, log 4 हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पॉइंट के पहले एक डिजिट होनी चाहिए हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से, तो आप 40 का 0 देखो और जो आएगा उसके सामने डेसिमल लगा सकता है, ठीक है। हाँ हो गया। हाँ 2 log 2 की जगह याद रखना 0.3010, तो डबल कर दो तो 0.6020, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ये k निकल गया। अब सेम यही k की वैल्यू यूज करना है, t इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k लॉग ऑफ, अब क्या पूछा है? 80% खत्म होगा तो 20% बचेगा, यानी कि a/5 बचा, सॉरी a/5 बचा ना, हाँ a/5 ना, वो डिवाइडेड बाय 20 फॉर्मूला का बोल, एक सेकंड, log 5 बचेगा, इनिशियल और a/5, यहां पे देखो 5 बचेगा log, हाँ तो ठीक है ना, मैं ऐसे फॉर्मूला बता रहा हूँ, ठीक है। तो log 5 बच जाएगा, ठीक है। इसका आंसर बता देता हूं मैं, इस वाले का आंसर आने वाला है 223.58 मिनट,
ठीक है, तो सॉल्व करना चाहिए था अपन जब उस दिन पूरा चैप्टर डिस्कस कर लिए थे, यू शुड हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, तब तो पता चलता ना कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सर पहले ये प्रॉब्लम करेंगे सर। ठीक है चलो, हाँ 7 हो गया ना, भी हो गया 8 कौन सा क्वेश्चन है, 8 ना, सर 9 बताएं 8 9 और 10 बता था, 8 का आप लोग बोले थे बन जाएगा, ठीक है। चलो 8 क्वेश्चन नंबर 8 देखो, चलो जल्दी से पढ़ो सभी। A first order reaction is 50% completed in 30 minutes at 300 Kelvin and in 10 minutes at 320 Kelvin। मतलब ये दो हाफ लाइफ दिया है अलग अलग केस में, है ना, पर टेम्परेचर अलग अलग दिया, दिख रहा है आपको क्वेश्चन में। हाँ, पहला आपको टी हाफ बोला है, कितना है 30 मिनट, ठीक है, और फिर दूसरा टी हाफ बोला है, इसको टी हाफ डैश में लेता हूं, कितना बोला है 10 मिनट्स। ओके, इसके लिए टेम्परेचर, सर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% कंप्लीट इन 30 मिनट्स। हाँ तो 50 दिया तो है 50%, जरूरत नहीं हाफ लाइफ मतलब क्या होता है 50% कंप्लीटेड। सर इसको केवल ले लो, सॉरी T1 कितना है केल्विन एंड T2 कितना है T20 केल्विन, ठीक है। ओके, कैलकुलेट EA, तो अपना फॉर्मूला वही लगेगा, log of K2 by K1 is equals to EA 2/2.303 R T2 minus T1 upon T2 T1, ये फॉर्मूला है। अब देखो यहां दिया है K2 K1 है ना, बट अपने पास है T1, मतलब निकल जाएगा T हाफ है दोनों, है ना, हाँ, बट हाफ लाइफ के फॉर्मूले से अपन निकाल सकते हैं क्योंकि 0.693 अपॉन के ही होता है, तो आप डायरेक्टली हाँ 0.693 कट जाएगा एग्जैक्टली। तो आप देखो ऐसा लिख सकते हो कि K2 का मतलब क्या होगा, K2 अपन इसके लिए लिया है ना, तो आप ऐसा लिख सकते हो 0.693 अपॉन T हाफ डैश, ऐसा होगा, मतलब K से इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे लॉग में ऊपर K2 है तो नीचे T हाफ डैश आएगा, और नीचे K1 है तो ऊपर T हाफ आएगा, समझ गए ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए, बाकी 0.693 कैंसिल हो जाएगा, बस इसका अब आपको वैल्यू पुट करके लॉग निकालना रहेगा, जो कितना आएगा T हाफ 30 है और ये 10 है तो log 3 आएगा, log 3 इज इक्वल्स टू और क्या है, हाँ बाकी ये तो निकालना है ना, हाँ ये आपको निकालना है, और 2.303 इंटू आर का वैल्यू है 8.314 दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, और बाकी टेम्परेचर कितना हो जाएगा T2 माइनस T1 इज 20 अपॉन 320 इंटू 300, बस इतना करेंगे तो ये का वैल्यू, log 3 का वैल्यू भी क्वेश्चन में दे दिया है 0.4771, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू में निकालना नहीं मुश्किल, एक सेकंड, क्या करना है अपने को, log 3 है ना, log 3 कितना है 0.4771 into 2.303 into 8.314, तो सॉल्व कर लेते हैं ना, 15 इंटू 15 इंटू 320, ठीक है, तो ठीक है, इंटू 15 इंटू 43848, यानी इसको किलो जूल में कर लेते हैं कन्वर्ट, है ना, या जूल में रहता तो दिक्कत नहीं है, 43848 ये इज इक्वल्स टू 43848.483
जूल पर मोल या फिर 48.85 किलो जूल पर मोल। हाँ 46.85, ठीक है, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, बाकी तो आपके थ्योरी क्वेश्चन उसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने बताया था, एक बार आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप उसको कंपेयर करोगे, क्वेश्चन नंबर 9, सभी क्वेश्चन नंबर 9 देखना, अगर आप कंपेयर करोगे उसको अपने एरिनेस इक्वेशन से, तो आपको ऊपर वाला पार्ट दिखेगा माइनस EA अपॉन RT इज इक्वल्स टू माइनस 25,000 K बाय T। तो TT कैंसिल, तो EA आ जाएगा आपका माइनस, क्या माइनस वाले कैंसिल हो जाएगा, 25,000 into 8.314, this will come out to be 207.85 किलो जूल पर मोल। ये इसका आंसर होगा EA का। ये तो किलो था ना, केल्विन नहीं किलो है वो। ठीक है, तो किलो हटाए तो ये आ गया ना के, ठीक है, ये EA का वैल्यू, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, रेट कांस्टेंट इफ इट्स हाफ लाइफ पीरियड, ये भी तो इजी है ना, टी हाफ निकालना डायरेक्ट, सॉरी टी हाफ दिया है, के इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 0.693 अपॉन टी हाफ 300, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिए हैं, तो आपका हो जाएगा 3.85 इंटू 10 टू द पावर -5 परसेंट। हाँ चलेगा, मैं तो पिछले क्वेश्चन में बोला था, चलेगा कर लेंगे, ठीक है। तो बाकी 10th क्वेश्चन तो इजी है, ये तो अपन देख चुके थे। 10th क्वेश्चन, रेट वाज कमिंग आउट टू बी के ए का स्क्वायर आ रहा था और बी का 1 आ रहा था, तो ऑर्डर हो गया आपका ए के रेस्पेक्ट में 2 और बी के रेस्पेक्ट में 1, ओवरऑल ऑर्डर इज 3, ठीक है। और इसका जो थर्ड पार्ट था के का वैल्यू, वो बस वैल्यू लिख लो, जिसको किया इसका आंसर चेक कर लेना। इसका आंसर आएगा 3.5 मोल पर मोल स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एक बार चेक कर लेना के का वैल्यू, ठीक है। हाँ ठीक है, होंगे ना। डाउट है क्या तुम? रीजन क्या बोल रहे हैं? हाँ एक बार ऐसा अपन करते हैं ना कि कैटलिस्ट वाले रिएक्शन में भी ऑर्डर 0 हो जाता है, क्योंकि कैटलिस्ट नहीं डालोगे तो रिएक्शन आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब आप रिएक्टेंट कितना भी बढ़ा दो, द रेट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दो स्टेप वाला चीज नहीं बोल रहे हैं। असर्शन क्या बोल रहा है, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन कैन बी 0, तो हो सकता है, असर्शन तो ट्रू है, ठीक है। उसका रीजन क्या बोल रहा है, इन द केस ऑफ हेटेरोजेनियस कैटलिसिस, है ना, the reaction becomes independent of concentration at high concentration of the reactant, reactants होगा actually, high concentration of the reactant, मतलब वो एक्चुअली कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है रिएक्शन, ना कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन पे। जब हम रिएक्टेंट को हाई कंसंट्रेशन होगा, तो दोनों ट्रू होगा। और रीजन सही नहीं, कि हर बार ऐसा नहीं होगा, तो आप दोनों को ट्रू बोल सकते हो, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। ऐसे कुछ ऑप्शन होगा ना, बी ऑप्शन होगा, ठीक है, बी हमेशा ऐसे ही वाला होता है, ठीक है। चलो सेकंड देखना, molecularity has no meaning for a complex reaction, ट्रू है ना। the overall molecularity of a complex reaction is equal to the molecularity of the slowest state, ये भी ट्रू है, अगेन पर रीजन ये नहीं, ठीक है। हाँ, तो इसका भी वही होगा, बी ऑप्शन, बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगला देखो,
द रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, नहीं फॉल्स है ना, असर्शन फॉल्स है। बाकी आपको अगर आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि इस टाइप का तो एक ही ऑप्शन होता है, ऑप्शन डी। रीजन क्या है? माइनस साइन यूज्ड इन एक्सप्रेसिंग द रेट शोज दैट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज डिक्रीजिंग। अच्छा ये गलती है, ये तो रिएक्टेंट होना चाहिए ना, है ना, वहाँ प्रोडक्ट की जगह रिएक्टेंट होना चाहिए था, ऑप्शन नहीं दिया है एक्चुअली, बहुत बार जी। हाँ ठीक है, चलो आप लोग समझ गए ना। हाँ ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। रेट ऑफ रिएक्शन डबल्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड if it is a first order reaction। तो गलत, सही तो है, रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा अगर रिएक्टेंट डबल कर रहे हो, क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर का तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। रेट कांस्टेंट आल्सो डबल्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो रेट कांस्टेंट उस पे डिपेंड नहीं करना है। हाँ नहीं, रेट कांस्टेंट आल्सो डबल्स नहीं होगा। Rate constant does not depends upon the concentration of reactant. It only depends upon the temperature. So assertion true है, reason false. Question number 5 पढ़ना। If in a zero order reaction the concentration of the reactant is doubled, if in a zero order reaction the concentration of reactant is doubled, the half life period is also doubled. हाँ, E dot upon 2K, है ना, इसका फॉर्मूला याद है, T हाफ क्या होता है, A नॉट अपॉन 2K। तो आप अगर इनिशियल रिएक्टेंट को डबल कर दोगे तो हाफ लाइफ पीरियड भी डबल होगी, बट रीजन गलत दिया है ना। फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिक नहीं, रीजन ट्रू है बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट। रेट 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 पढ़ा करो अच्छे से, क्या लिखा है उसमें, ऊपर हाफ लाइफ बोला है, नीचे रेट बोला है। रेट नहीं डिपेंड होता ना, तभी तो उसको जीरो ऑर्डर बोल रहे हैं। रेट इज इक्वल्स टू k a to the power 0। तो रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ टी, ठीक है। और टी हाफ की वैल्यू इसके लिए होती है a नॉट अपॉन 2k। तो दोनों ट्रू है अपने अपने साइंटिफिक, बट जो एक्सप्लेनेशन दिया ना, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है, क्लियर है। तो इसका भी दी होगा। अगला देखो, assertion hydrolysis of methyl ethanoate is pseudo first order reaction, true, है ना। water is present in excess and therefore its concentration remains constant through the reaction। ये A होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर A आया ना, जहां दोनों ट्रू है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। क्वेश्चन नंबर 7, if the activation energy of a reaction is 0, temperature will have no effect on the rate constant। ये अपना MCQ क्वेश्चन है, कोई कनेक्ट कर पा रहा है? एक्चुअली में क्वेश्चन था ना ये वाला, अगर एक्टिवेशन एनर्जी 0 है तो रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेंपरेचर। तो असर्शन ट्रू है, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी फास्टर द रिएक्शन, रीजन भी ट्रू है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं। वो तो जीरो एक्टिवेशन एनर्जी बोल रहा है ना, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8, अ कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, यस। फिर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस नहीं, decreases। So assertion is true, reason is false, option C। And last देखो, all collision of reactant molecules leads to product formation, नहीं। Only those collision in which molecules have correct orientation and sufficient kinetic energy lead to compound formation, option D। ना, assertion is false, reason is true, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन नहीं बनाते, बनाई चाहिए, क्या पूछना है? अच्छा तो ठीक है ना, तो ये नॉट बाय नहीं, ए बाय नॉट निकालना है, ए बाय नॉट निकालना है ना। Given the half life of first order reaction as 60 minutes, तो देखो एक सेकेंड, हाफ तो निकल जाएगा। पूछा है आपसे कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 240 मिनट्स, है ना, ये पूछता है। एक सेकेंड,
टी हाफ होता क्या है, इट इज 0.693 अपॉन के, या फिर इसको अपन ln2 लिखते थे ना, ln2 अपॉन के इज टी हाफ, ऐसा लिख सकते हैं ना। ln2 था ना, ln2 था, तब तो फिर इसको अपन ब्रेक करते थे 2.303 में, और log 2.601 सॉरी 0.3010 तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0.693, ठीक क्या, ओके। इसका वही इक्वेशन याद करो तो क्या था, ए नॉट और ए के बीच में इक्वेशन ई के पावर में, पहले ई का पावर लेके आए थे ना, ये एलएन वाला रिएक्शन, एलएन वाला क्या था देखो एक बार, A equals to 1 by B and then A naught by A. Also. उसका इंटीग्रेटेड इक्वेशन था, वो इंटीग्रेटेड इक्वेशन क्या था एलएन वाला, So we don't have क्या बताया, A equal to 1 by k is equals to 1 by t and then A naught by ln A naught by a naught by a, ठीक है। इसको ऐसा करेंगे अपन, kt को उधर लेके जाते हैं और ln को यही रखते हैं a naught by a, ठीक है। एक और चीज करते हैं, इसके पहले एक और जाएंगे तो ऐसा कुछ होगा, a naught by a is equals to e to the power माइनस माइनस नहीं था क्या, माइनस नहीं था, e to the power kt माइनस होना चाहिए, सर माइनस होगा। माइनस था यहीं पे इसलिए बोलता वो जो प्लस तब हो गया था, अपन a अपॉन a नॉट कर दिए थे तो प्लस हो गया होगा, ठीक है। हाँ, ऐसा कुछ आएगा, देखिए a नॉट अपॉन a, एक्चुअली a अपॉन a नॉट करेंगे तो माइनस आएगा, अभी तो आपका प्लस ही आ रहा है ना, एक सेकंड ना, a अपॉन a नॉट, क्या है मैं ये डालना चाह रहा हूँ, एक्चुअली मुझे यही तो निकालना है, परसेंटेज तो यही बताएगा ना, परसेंटेज का मतलब क्या होगा, उस समय कितना कंसंट्रेशन बचा है अपॉन लिया कितना, वही तो परसेंटेज बताएगा ना। मान लो मैंने 5 मोल पर लीटर से शुरुआत की थी, ध्यान से सुनना ना, मैंने 5 मोल पर लीटर से शुरुआत की थी, दिस इज ए नॉट, और बचा अभी 1 मोल है पर लीटर, तो परसेंटेज कैसे निकालोगे, 1/5 करोगे इंटू 100, ऐसे करोगे ना, और बोलोगे 20% बचेगा सर, तो अल्टीमेटली मुझे डिवाइड क्या करना है, आई वांट टू फाइंड a अपॉन a नॉट, a अपॉन a नॉट की वैल्यू निकल गई ना, तो अपन इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएगा। परसेंटेज अगर मुझे निकालना है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 240 मिनट, तो ये जो ए वाला होता है इसको लेफ्ट बताता है कि कितना बचा है आफ्टर 240 मिनट, तो मुझे मालूम पड़ा, मानो कंसंट्रेशन मुझे पता है कि ए है, परसेंटेज निकालने के लिए उसको इनिशियल से डिवाइड करना पड़ेगा, जैसे अगर मैंने 5 मोल से शुरुआत की और अभी मेरे पास 240 मिनट के बाद 1 मोल बचा है, तो उसका परसेंटेज कितना बचा है, 1/5 इंटू 100 यानी कि 20% रिएक्टेंट बचा है, ये चीज करना है अपन को इसके साथ, मतलब a बाय a नॉट निकालना, a बाय a नॉट की वैल्यू क्या होती है, e टू द पावर माइनस kt, e टू द पावर माइनस a नॉट बाय a इंटू द पावर kt होता है, a बाय a नॉट आपका e टू द पावर माइनस kt होता है, राइट। अब यहाँ पे जो अपन निकाल रहे हैं ना, एक्चुअली इधर वापस आते हैं, इधर से अपन e टू द पावर माइनस kt निकालने की कोशिश करें, लेकिन देखो ये दोनों वैल्यू दी हुई नहीं कि आप उसको डायरेक्टली डिवाइड करके इनटू 100 कर दो, तो आपको अल्टीमेटली ये निकालना पड़ेगा e टू द पावर माइनस kt, एक बार वो पता चल जाएगा तो फिर आप इंटू 100 कर दो, ए और टी निकालना, उसको भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक मिनट, हाँ ln2 और ये कितना दिया आपको, के ये कितना दिया हुआ है 60 ना, 60, तो ये आपका पर मिनट आएगा के की वैल्यू, ठीक है, अभी 2 यस सर, ये आपका आया के इंटू 240 करेंगे तो टाइम है 30 आपका टाइम किया है इसका, तो केटी कितना हो जाएगा 240 यानी कि 4 ln, क्या होगा 4 ln, ये आया केटी 4 ln आया, क्या ln2 क्यों ln2, सॉरी 4 ln2, ठीक है। अब
केटी का ये वैल्यू आ चुका है, अपने को निकालना e टू द पावर माइनस केटी ना, तो e टू द पावर माइनस 4ln2 इसी की वैल्यू चाहिए मुझे। मान लेते हैं इसकी वैल्यू अगर x आती है ना, अपन दोनों साइड लॉग ले लेते हैं। तो ये और एलएन कट जाते हैं ये और ln ऐसे ही कटेंगे ना, वो 2 को ऊपर ले जाएंगे माइनस 4 हो जाएगा। हाँ हाँ वैसे कट जाएगा, तो फिर वो 2 टू द पावर माइनस 4 -4 बचेगा। बचेगा। हाँ हाँ सही बोल रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ln e टू द पावर ln 2 टू द पावर 2 टू द पावर माइनस 4, ऐसा तो लिख सकते हैं। तो प्रॉपर्टी ना, और ये दोनों कैंसिल होकर सिर्फ बचेगा 2 टू द पावर माइनस 4। ठीक है, कैंसिल तो ऐसा वाला कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, अभी 2 टू द पावर माइनस 4 आपका क्या था, 1/2 टू द पावर 4 ना, यानी 1/16 1/16 कितना होता है, वन अपॉन 16 इज 1.0625 होता है। हाँ इंटू 100 कर देंगे तो आप परसेंट कितना आ जाएगा, 6.25%। हाँ अंशिका, Sir, can you please explain again? हाँ चलो मैं शुरू से चालू करता हूँ ना। हमको क्वेश्चन में क्या दिया था कि टी हाफ 60 मिनट है ना, इससे अपन के निकाल लिए, के केम आउट टू बी ln2 अपॉन 60। ठीक है, के कितना आया, ln2 अपॉन 60। ठीक है, अब हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट आफ्टर 60 मिनट, परसेंट में निकालना, आपको क्वांटिटी नहीं पूछ रहा है, यानी कि आपको a अपॉन a नॉट निकालना है। a is the quantity left after 240 minutes and a naught is the initial concentration। परसेंटेज निकालने के लिए मुझे कुछ समय का कंसंट्रेशन जो बचा है डिवाइड करना पड़ेगा इनिशियल वाले से। हमने अपने इक्वेशन से निकाला कि ये a अपॉन a नॉट की वैल्यू e टू द पावर माइनस kt आ रही है। एक्चुअली a नॉट बाय a आता है e टू द पावर kt, तो a अपॉन a नॉट आएगा रेसिप्रोकल, यानी कि 1 अपॉन e टू द पावर kt। जब ऊपर जाएगा तो e टू द पावर माइनस kt हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर Yes, sir. अक्षिता? Yes, sir. ये तो e टू द पावर माइनस kt निकालने का मतलब है कि a बाय a नॉट आ जाएगा। अब मैं e टू द पावर माइनस kt निकालूंगा, ऑलरेडी मेरे पास k है, t मेरे पास टाइम गिवन है 240 मिनट, ठीक है गिवन है 240 मिनट, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 240 इंटू 60 कितना हो जाएगा, 1/60 4 हो जाएगा, यानी कि 4ln2 ये 4 को मैं ऊपर लेके चले गया है ना, माइनस भी था ना, माइनस kt है, तो 2 टू द पावर माइनस 4, ये एक्सपोनेंशियल टू द पावर है ln है, कैंसिल होके 2 टू द पावर माइनस 4 बचेगा, बस 1/2 टू द पावर माइनस 4 1/60 हो जाएगा, दैट विल बी 0.0625 इंटू 100 कर दो तो 6.25% आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, बाकी अब इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन चल ही रहा था, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन बच गए हैं और केस बेस बच गया है ना, तो मैं इसको बस पेपर में बस ना इनका आंसर लिख के भेज दूंगा, है ना, कि क्या क्या आंसर आ रहा है बताएं। यही से तो अपन डिराइव किए थे कि अभी जो मैं आपको बताया कि 75 इसका 2 टाइप्स ऑफ टी 50। तो उसका इक्वेशन लिखना हाँ फर्स्ट ऑर्डर का तो है ये, हाफ लाइफ दे दिया एक्चुअली आपको, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, सुक्रोज इज द स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, तो आपको हाफ लाइफ दे दिया है तो इससे के निकालो, और फ्रैक्शन पूछा है आपसे, फ्रैक्शन में तो निकल ही जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज लेफ्ट पूछा है, ये है फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज लेफ्ट, फ्रैक्शन मतलब यही हो रहा परसेंटेज के अपन इनटू 100 कर दिया, मतलब वही बात है। मतलब आपको ये निकालना है a अपॉन a नॉट, हां वही बात, a अपॉन a नॉट निकालना है, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सुक्रोज लेफ्ट मिल रहा है, और यहाँ पे टाइम एंड सब दिया तो आप प्रॉपर फॉर्मूला से निकालो e टू द पावर ये वाला करके लॉग वाले से निकल जाएगा, लॉग वाला ये e टू द पावर माइनस kt अगर नहीं करना पड़ेगा, समझ रहे हो, ठीक है, चलिए फिर
बाकी अपन नेक्स्ट क्लास से फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू करूंगा। शॉर्ट आंसर का शॉर्ट आंसर का the rate for the formation of a dimer in a second order reaction is 9.5 रेट दिया है। टाइमर मतलब क्या होता है, आपने 2A लिया और बन गया वो A2, इसको बोलते हैं टाइमर। हाउ टू दिया ये द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज, आपको रेट दे दिया, रेट क्या है 9.5 into 10 to the power minus 5 है ना, और ये होगा क्या k a to the power 2, अभी होगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ना, और ए का कंसंट्रेशन आपको दे दिया 0.01 मोल, डिवाइड कर दो। 9.5 इसकी और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दैट इज नॉट k, दैट इज रेट। इसमें क्या करना है, ठीक है, हो जाएगा। अरे आंसर तो 0.9 है। हाँ, बस इसको स्क्वायर करके डिवाइड कर दो। हाँ 0.9 यूनिट इसका क्या होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है ना, मोल इनवर्स लीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो फिर अच्छा थर्ड वाला वेरी शॉर्ट वेरी शॉर्ट का थर्ड वाला आंसर बता दूं। नाइट्रोजन और इसका रेट पूछ रहा है ना, नाइट्रोजन का रेट आएगा 2.5 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second, and हाइड्रोजन का आएगा 7.5 into 10 to the power minus 4 mole per liter per second। चलो फिर हो गया, एंड करो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। खुद चैप्टर एक बार ब्रश अप करके आना।